हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेजर पार्ट है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों को देखना है गवर्नर। क्लियर है? मतलब शुरू होगा गवर्नर से। तो देखिए गवर्नर जो है ये कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 6 एंड आर्टिकल 153 टू 167, मतलब हमारा आर्टिकल 153 से 167 तक का जो आर्टिकल है वो बताता है कि एग्जैक्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसा होगा, और ये हमारे संविधान के पार्ट 6 में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक गवर्नर है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एट स्टेट लेवल। जैसा हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है हमारे पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के अंदर मतलब प्रेसिडेंट के साथ लोकसभा और राज्यसभा है ना, और साथ में जो कम्युनिकेशन चैनल है वो पीएम है। सेम ऐसे ही हमने स्टेट लेवल पे क्या अपनाया है, सिस्टम कुछ अपनाया है। मतलब जब हम देखेंगे तो उसी का मिररिंग इमेज है। अगर हम देखेंगे तो कॉपी है एक तरीके से, समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा, गवर्नर होंगे और गवर्नर के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। क्लियर है? और साथ में कम्युनिकेशन चैनल के लिए कौन होंगे, तो चीफ मिनिस्टर होंगे, सीएम होंगे। ये व्यवस्था है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो वो गवर्नर है। ठीक है? मतलब गवर्नर का जो पोस्ट होगा वो स्टेट में सबसे ऊपर होगा, वैसा ही होगा कुछ जैसा प्रेसिडेंट का है सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्लियर है? सारे काम जो स्टेट के होंगे वो किसके नाम से होंगे, गवर्नर के नाम से होंगे। करेगा कौन, तो वो सीएम करेंगे हमारे जो भी स्टेट के होंगे। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन स्टेट्स मिररिंग द यूनियन स्ट्रक्चर। क्लियर है? एग्जैक्ट ये यूनियन स्ट्रक्चर का अगर हम देखेंगे तो कॉपी या मिरर इमेज जैसा लगता है, जैसा वहां पे स्थिति है सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसा ही स्थिति स्टेट गवर्नमेंट में भी है। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस 4 की कंपोनेंट्स वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन टू इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। क्लियर है? क्या क्या है, तो स्टेट ये कंपोनेंट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है। क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको थोड़ा सा इसके लिए अवेयर रहना होगा। कई बार क्या होता है कि हम पूरा जब पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे होते हैं या स्टेट लेवल पे हम पढ़ रहे होते हैं कि स्टेट में क्या क्या है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, या गवर्नर है, सीएम है, ऐसी चीजें हम पढ़ के छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि बस इतने ही है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गवर्नर है। ठीक है? मतलब ध्यान से पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड हम जानते हैं, डिफेक्टो और डिजोर दो टर्म हमने पढ़ा था, नॉमिनल हेड और रियल हेड। तो ये कौन है, नॉमिनल हेड है। जो भी स्टेट का काम होगा वो इनके नाम से होगा। कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, जब गवर्नर का साइन हो जाएगा स्टेट लेवल पे। ठीक है? तो देखिए इसके साथ कौन है, सेकंड चीफ मिनिस्टर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने पढ़ा है उधर पीएम के लिए, और यहां पर थर्ड जो है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्लियर है? जो भी काम करते हैं गवर्नर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे ही करते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, एड होंगे, एडवाइस होंगे, उन्हीं पे ये काम करेंगे। आप ऐसा याद रखना। हाँ, कुछ इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है इनका, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे याद रखिए। ठीक है? साथ में जो फोर्थ पोस्ट है वो है एडवोकेट जनरल, लीगल एडवाइजर टू द स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है उसमें कौन कौन है या कौन नहीं है। तो ये 4 लोग हैं। इसके अलावा जो होगा वो आप देख लेना। देखिए, while the governor is the nominal executive head, real executive power vested in the council of ministers headed by chief minister ensuring democratic accountability। हमने वहां पर पढ़ा था कि there shall be a सेंट्रल गवर्नमेंट में कि there shall be a council of minister headed by prime minister to aid and advise the president। वैसा ही हमने स्टेट गवर्नमेंट में क्या देखा, या हम देख रहे हैं कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। क्लियर है? मतलब गवर्नर के एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसके हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट लेवल पे। किसके लिए, तो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने के लिए। ठीक है? मतलब इससे हमें यह पता चल रहा है कि स्टेट के जो भी काम होंगे, जो प्रेसिडेंट जैसा सिचुएशन है वो किसका है, गवर्नर का है। यहां पर हमने आज आर्टिकल पहले रखा है क्योंकि देखिए एग्जाम में जो वन डे एग्जाम है, प्रीलिम्स हो गया या एसएससी हो गया या पीसीएस हो गए, पीएससीज हो गए,
उसमें सबसे पहली फुर्सत में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अभी पहले सिर्फ एक आर्टिकल आता था, वन लाइनर एक क्वेश्चन है, आर्टिकल आ गया, ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन देखते हैं, हमें हर एग्जाम में दिखते हैं। तो खुश नहीं होना है कि एक वन लाइनर क्वेश्चन आया। अभी एग्जाम ने अपना थोड़ा पैटर्न बदल लिया, मैच द कॉलम देने लगा है, या कौन सा नहीं है ऐसा क्वेश्चन देने लगा है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी कैसी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर हमने आर्टिकल पहले डाल दिया है, देन आफ्टर उसको डिटेल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है हमारा? आर्टिकल 153। चल जा भाई। 153 गवर्नर ऑफ स्टेट मैंडेट्स अपॉइंटमेंट फॉर एवरी स्टेट। अब आप जानते हैं कि हर स्टेट का के एक ही गवर्नर होंगे। हालांकि बाद में प्रोविजन चेंज किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कि एक ही गवर्नर कई स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। ये भी ध्यान रखना कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है गवर्नर का, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और कई बार ऐसे इन पे एलिगेशन लगा करता है कि ये सेंटर के एजेंट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। क्लियर है? हालांकि इसके लिए भी हम केस देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई किया है। बट अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सेंटर के एजेंट कौन है या सेंटर के एजेंट के फॉर्म में कौन काम करते हैं, तो गवर्नर करते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए आर्टिकल 155 क्या 154 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन गवर्नर। सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसमें है? तो गवर्नर के पास है। आप जानते हैं बिना इनके साइन के कोई बिल पास नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155 मैंने पहले ही बता दिया कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, याद रखना। आर्टिकल 156 क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन। अब ये थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। ये इन जनरल कंडीशन है कि 5 साल होगा। एग्जैक्टली ये काम करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। क्लियर है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? कभी भी इनको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। और ऐसा कई बार हिस्ट्री में हुआ भी है कि प्रेसिडेंट ने कई बार गवर्नर को हटा दिया है, या सरकारें बदल गई और पहले के सरकार ने जिन गवर्नर्स को अपॉइंट किया था या जिस गवर्नर को अपॉइंट किया था उस सरकार ने पिछले गवर्नर को हटा दिया या बोल दिया कि आप रिजाइन दे दीजिए। ऐसा भी होते रहता है। क्लियर है? तो देखिए ये इन जनरल कंडीशन में 5 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। मोटे तौर पे इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। इंडिया के नागरिक हो, 35 ईयर एज हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हो, और वही जो मोटी चीजें हमने देखी थी, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है? तो ये चीजें हैं। आर्टिकल 158 क्या है? तो कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस एंड एलिमेंट्स, ये हम डिटेल में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। आर्टिकल 159 ओथ एंड और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। क्या ओथ लेते हैं, क्या अफर्मेशन लेते हैं, डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है? मतलब आर्टिकल 159 डायरेक्ट आ जाए मैच द कॉलम में कि आर्टिकल 159 क्या है, तो ये गवर्नर का ओथ एंड अफर्मेशन है, ये याद रखिए। आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या गवर्नर के पास भी पार्डन का पावर है? तो हाँ, उनके पास है। वो भी स्टेट की टेरिटरी के अंदर अगर किसी को कुछ सजा हुआ है तो वो माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जहां भी कोर्ट मार्शल की बात होगी ना, मतलब मिलिट्री रिलेटेड चीजें होंगी, वो सिर्फ प्रेसिडेंट वहां पे पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं, गवर्नर नहीं करते हैं। तो हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर का पावर, जो पार्डनिंग पावर है, वो प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से अलग कैसे है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा क्या है कि एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि क्या गवर्नर मिलिट्री के मामले में या कोर्ट मार्शल के मामले में किसी को पार्डन दे सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। इवन प्रेसिडेंट के पास तो इतना पावर है कि अगर मान लो कोई मिलिट्री केस से कोर्ट मार्शल किया गया किसी को, तो फिर से वो रीअपॉइंट कर सकते हैं। इतना पावर है उनके पास, गवर्नर के पास नहीं है। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, हम जानते हैं। आर्टिकल 200 ये एग्जैक्टली उस आर्टिकल जैसा है। आर्टिकल 111 हमने पढ़ा था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पीछे वीडियो देख लीजिए प्रेसिडेंट का, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली चीजें वैसी ही चल रही हैं, बस वो सेंट्रल लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है। तो यहां पर हमने देखा था कि आर्टिकल 111 है किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, असेंट टू द बिल। वैसे ही यहां पर भी है आर्टिकल 200 किसके लिए? गवर्नर के लिए, असेंट टू द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल पास होंगे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनसे जो बिल पास होकर के आएंगे, उनपे अगर ये साइन करते हैं तो ही वो लॉ बनेंगे, अदरवाइज वो नहीं बनेंगे। ठीक है? इसमें थोड़ा सा प्रेसिडेंट से इनके पास ज्यादा पावर है, मतलब ज्यादा पावर मतलब इनके पास ये है कि ये किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है? तो ये भी हम देखेंगे। इसके साथ आर्टिकल 213 पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंसेस। देखिए
क्या होता है कि जब असेंबली अपने मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जब अपने सेशन में नहीं है या हाउस अपने सेशन में नहीं है, तो क्या होगा उस समय अगर कोई अर्जेंट हमें लॉ की जरूरत है तो गवर्नर चाहे तो वो लागू कर सकते हैं, 6 महीने तक लागू रहता है, ठीक है, फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, हाउस की जब मीटिंग होगी तो उसको वहां पे रखना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि भाई देखिए ये एक लॉ है, ये ऑर्डिनेंस चल रहा है, अगर वो सही होगा तो फिर लॉ जैसा मतलब अगर लगेगा हाउस को कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसको बिल के थ्रू ला करके और अमेंड वो पास करके और गवर्नर के पास पहुंचा देंगे, वो साइन कर देंगे, वो बिल मतलब लॉ बन जाएगा। क्लियर है? तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो ऑर्डिनेंस पावर इनके पास भी है, वहां पर भी हमने प्रेसिडेंट के लिए देखा था कि ऑर्डिनेंस पावर है। अगर आपको पता है तो आर्टिकल क्या है कमेंट करें, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल, गवर्नर का तो हमने डाल रखा है। चलिए देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ गवर्नर इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब हमने देखा था तो प्रेसिडेंट में हमने पहली फुर्सत में क्या देखा था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंटेड है या इलेक्टेड है, तो इलेक्टेड है। मतलब हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो इलेक्टेड है, नो डाउट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है पर इलेक्टेड है। क्लियर है ना? ये इलेक्टेड है ना ये नॉमिनेटेड है, ये अपॉइंटेड है। तो देखिए, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। किससे करते हैं? तो वारंट से इनको बुलाया जाता है, ये ध्यान रखना। दिस अपॉइंटमेंट इज नाइदर डायरेक्ट नॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है? ये अपॉइंटमेंट ना ही डायरेक्ट इलेक्शन से होता है ना ही इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ये ध्यान रखना। मतलब कुल मिलाकर के गवर्नर जो है ये इलेक्टेड नहीं है, और ये जो हमारी व्यवस्था है ना गवर्नर की, ये हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब इसका सोर्स क्या है? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका में जो गवर्नर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यहां पर ये नॉमिनेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेंटेनिंग द ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर अबव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर के अगर ये दोनों लोग इलेक्टेड हो जाएंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर और सीएम, तो क्या होगा? स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगेगा, दोनों जनता के प्रतिनिधि हैं, तो फिर चीजें थोड़ी वैसी चलेगी, तो ये ध्यान रखना। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस वगैरह अगर आप लिख रहे हैं तो जरूर डालना, ये नंबर आपके आधे 1 नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें क्या कहा गया था? पहले था कि मतलब इन जनरल टर्म में कोई कि गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, और हर स्टेट का एक गवर्नर होंगे। यहां पर ये कह दिया गया कि एक से ज्यादा स्टेट के भी एक ही गवर्नर हो सकते हैं। अब देखिए, शुरू करते हैं। दिस लैंडमार्क अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सिग्निफिकेंट फ्लेक्सिबिलिटी, द गवर्नर द सेम पर्सन कैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स साइमल्टेनियसली। एक ही समय में क्या एक गवर्नर एक या एक से ज्यादा स्टेट या स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं? तो हाँ, वो हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन कब स्टार्ट हुआ? तो 1956 में। किस अमेंडमेंट से? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। दिस प्रोविजन अलाउज फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस इन स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज व्हाइल एंश्योरिंग एक्सपीरियंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्लियर है? देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो छोटी छोटी कोई कंटीजेंसी है या छोटे छोटे हमारे या यूटी है, लग रहा है कि एक ही गवर्नर 2-3 यूटीज को, या एक स्टेट के गवर्नर 2 यूटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एक यूटी को कंट्रोल कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी को, तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये 3 जगह, कई बार आपने देखा होगा कि एक ही गवर्नर 2 स्टेट के रहे हैं। आप ये सर्च करके बताना कि कितने बार कहां के गवर्नर या कई बार एक ही गवर्नर 2 स्टेट को रन किए हैं। तो ये मतलब देख लो, नहीं भी देखो तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्या एक ही गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है? तो हाँ, एक गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। कौन करेंगे अपॉइंटमेंट? तो प्रेसिडेंट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक स्टेट के गवर्नर को क्या दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। कौन करेगा? तो ये भी प्रेसिडेंट करेंगे। क्या गवर्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है? हाँ, कितनी बार भी रीअपॉइंट किया जा सकता है, इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस, तो टर्म जो है जनरल टर्म, बार बार मैं रिपीट करता हूं जब भी ऐसा कुछ पढ़ाता हूं, तो ये जनरल टर्म में कितना है? 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस। याद रखना, टेन्योर क्या है? होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, मतलब फिक्स टेन्योर नहीं है, कभी भी इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। रेजिग्नेशन क्या है? कभी भी अपना रिटन रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब जब भी चाहे तो ये राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। कंटिन्यूएंस क्या है?
तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि क्या गवर्नर 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, फिक्स है टर्म? नहीं। क्या गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं? हाँ। 5 साल इनका सामान्य स्थिति में 5 साल इनका टर्म होता है, तो हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा लगा ना। क्या गवर्नर कभी भी प्रेसिडेंट को रिजाइन दे सकते हैं? तो हाँ दे सकते हैं, ठीक है। इनका कंटिन्यूएंस क्या होगा, या एक पर्सन गवर्नर के पोस्ट पर कब तक बना रह सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए जनरल टर्म में 5 साल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, जब तक इनके सक्सेसर नहीं आ जाते तब तक ये बने रहेंगे, तो ऐसा भी याद रखना। मे कंटिन्यू अंटिल सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज टू प्रिवेंट एनी इंटर मैग्नम, ये ध्यान रखना है, इंटरगनम स्थिति नहीं आए, मतलब खाली स्थिति, शून्य की स्थिति नहीं आए, ऐसा। अब एक चीज और है कि जैसे मान लो कि कभी गवर्नर का डेथ हो गया या किसी कारण से इन्हें रिजाइन कर दिया, तो इमीडिएट गवर्नर की जरूरत होगी स्टेट में, तो उस समय गवर्नर किसको बनाया जाएगा? तो जो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट है ना, उसके जो भी चीफ जस्टिस हैं वो गवर्नर के फॉर्म में टेम्पररी अपॉइंट कर दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, फिर उसके बाद गवर्नर आएंगे, ये ध्यान रखना। सूर्य नारायण केस इंपॉर्टेंट है 1981। केसेस सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो। हाँ हर केस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट केस है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करें। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट। ये ध्यान रखना कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, भाई पॉलिटिकल व्यवस्था है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, प्रेसिडेंट को जब मन तब हटाए, ठीक है। एक कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे गवर्नर्स को ही बोल दिया गया, दूसरी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि आप लोग रिजाइन दीजिए, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है, एम्फेसाइजिंग द पॉलिटिकल नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्लियर है? अब इस पॉलिटिकल नेचर को कोर्ट तक घसीट के बार बार न ले जाया जाए, इसलिए इनने बोल दिया कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है, मतलब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, वाई गवर्नर नॉट इलेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम। ध्यान रखना कि गवर्नर को हम क्यों इलेक्ट नहीं करते हैं, मतलब यह इलेक्शन से नहीं आए हैं, ऐसा क्यों व्यवस्था अपनाया गया, क्यों नहीं हमने अमेरिकन व्यवस्था अपनाया कि हमें कनाडियन व्यवस्था अपनाना पड़ा। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट चल रहा था, तो इन लोगों ने बोला कि देखो नॉमिनल हेड है, दूसरी चीज क्या है, ये अनबायस्ड होंगे, मतलब कुछ पोस्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो बायस नहीं होना चाहिए, जैसे जुडिशियरी हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखो, गवर्नर का पोस्ट हमने अनबायस्ड रखा है। अब अनबायस्ड का मतलब क्या है, अगर इलेक्टेड होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो थोड़ा बहुत बायसनेस दिखेगा। अब जैसे मान लो कि ये किसी एक पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और इलेक्ट होकर के आए, और सीएम जो है वो दूसरी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहेंगे और जो स्मूथ प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट है वो नहीं चल पाएगा। तो ये एक बहुत दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम कंपेटेबिलिटी, देखिए, इलेक्शन वुड बी फंडामेंटली इनकम्पेटेबल with the parliamentary system where the executive is responsible to the legislature, not to direct elected mandate। clear है? पहली बात, avoiding institutional conflict, मैंने पहले ही बता दिया, and elected governor would likely to create conflict with the chief minister, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर इलेक्टेड होंगे, दोनों इलेक्टेड होंगे तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, both claiming popular mandate। क्लियर है? दोनों बोलेंगे कि हम जनता द्वारा चुन के आए हैं, तो हमारी बातें इंपॉर्टेंट है। दिस डुअल ऑथोरिटी वुड पैरालाइज द स्टेट गवर्नेंस, ठीक है, स्टेट गवर्नेंस को ही पैरालाइज नहीं करेगा, उनके न्यूट्रल नेचर को भी पैरालाइज कर देगा, आप ऐसा समझिए, ठीक है। प्रिजर्विंग नॉर्मल कैरेक्टर, सिंस द गवर्नर इज ओनली नॉमिनल हेड विथ रियल पावर वेस्टिंग इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इलेक्शन वुड एलिवेट एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। क्लियर है? अगर ऐसी व्यवस्था हम लागू कर दें कि दोनों लोग हो जाएं, तो गवर्नर चूंकि नॉमिनल हेड है, भाई जो भी काम होता है वो इनके नाम पे होता है, लेकिन उस काम को करता कौन है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मिलकर करते हैं। और ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए कि दोनों इलेक्टेड हो जाए, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाएगा, वो जो मेन फ्लेवर है उनका जो काम के लिए जिसलिए उनको बुलाया गया वो काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। प्रिवेंटिंग पॉलिटिसाइजेशन, क्लियर है? अब देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन वुड इनेविटेबिलिटी द ऑफिस अंडरमाइनिंग इट्स डिग्निफाइड एंड न्यूट्रल कैरेक्टर। क्लियर है? इनवाइटेबली क्या है, अगर इनको हम बना देते हैं तो क्या होगा, जो इनका एग्जैक्टली कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा,
इसेंशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। क्लियर है, ये ध्यान रखो। डिस्करेजिंग सेपरेटिज्म, जो सेपरेटिज्म की बात है, मतलब दो चीजें हैं, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, तो हमने क्या किया है, इलेक्शन कुड इनकरेज सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बाय क्रिएटिंग अ पावरफुल डायरेक्टली इलेक्टेड स्टेट फिगर पोटेंशियली चैलेंजिंग नेशनल यूनिटी। क्लियर है, अब दोनों लोग अगर इलेक्टेड हैं तो आपस में एक चीजें ऐसी होंगी कि देखो भाई हम भी इलेक्टेड तुम भी इलेक्टेड, मैं पॉपुलर तुम पॉपुलर, तो वो जो चीजें हैं ना, स्थितियां जो मतलब बहुत स्मूथली चल सकती हैं वो नहीं चल पाएंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसको पॉइंट में आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे कि ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, ऐसा करके। तो मेंस में सिर्फ ये हेडिंग्स याद रख लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। इसके अंदर की चीजें आपको खुद ही याद आने लगेंगी, 2-4-5 बार पढ़ दोगे तो, ठीक है। तो हेडिंग्स कई बार बहुत जरूरी होता है पढ़ना, हेडिंग्स याद करना पड़ता है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। कुछ टीचर आपको बताते हैं कि ठीक है समझ लो हो जाएगा काम, नहीं। एग्जाम के टाइम जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और आपको हेडिंग्स याद नहीं होते तो बहुत तकलीफ देते हैं, विश्वास कीजिए, ठीक है। मतलब लिटरली बता रहा हूं, रुला देंगे आपको। तो थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम सॉलिड रखो, कुछ आंसर ऐसे तैयार रखो कि आएगा बस छापना है, जहां पे दिमाग लगाना है वहां पे वो टाइम बच जाएगा तो यूज कर लेंगे। दूसरा चीज क्या है भाई, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई क्या कारण है कि इलेक्टेड गवर्नर नहीं रखेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कनाडियन मॉडल, मैंने पहले ही बता दिया है कि किस पे, जो गवर्नर का पोस्ट है वो किस पे बेस्ड है, कनाडियन मॉडल, मतलब कनाडा के संविधान से हमने लिया है, ठीक है, ऑफ अपॉइंटेड गवर्नर व्हाइल रिजेक्टिंग द अमेरिकन मॉडल ऑफ इलेक्टेड गवर्नर्स। क्लियर है, प्रायोरिटाइजिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम इंटीग्रिटी। क्लियर है, इसलिए कि भाई यहां पर इंटीग्रिटी बनी रहे, हमारे जो डिवीजन ऑफ पावर है या जो भी चीजें हैं वो सही से स्मूथली काम करें। ऐसा नहीं है कि कहीं दोनों लोग इलेक्टेड हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। तो हमने अमेरिका के मॉडल को यहां पर ठुकरा दिया है और कनाडा को अपना लिया है। आप ऐसे याद रखना, गवर्नर हमारे जो गवर्नर का इलेक्शन है या अपॉइंटेड है, इलेक्शन नहीं हुआ है, नॉट इलेक्टेड है, ये कहां से हमने उठाया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में भी पूरा एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जो बच्चे हैं मुझसे बार बार ये कहते हैं कि आप हिंदी में नहीं बता रहे हो, देखिए एक्सप्लेन पूरा हिंदी में कर रहा हूं, बोल पूरा हिंदी में रहा हूं। आप हिंदी की बुक लीजिए, थोड़ा सा रेफरेंस लेते हुए पढ़ते जाइए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी मैं छोड़ रहा हूं, मतलब ईयर तक मैं हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको चीजें बहुत क्लियर होती चले, होते चले। कई बच्चों ने मुझसे बोला कि मतलब आप पढ़ा तो रहे हैं ठीक है, पर हम हिंदी वालों का क्या, तो ठीक है देखिए आप हिंदी में पूरा समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए तो काम बन जाएगा। देखिए डुअल रोल ऑफ द गवर्नर क्या है भाई, पहला रोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, बट ऑब्वियस है संवैधानिक पद में सबसे ऊपर राज्य में कौन है तो वो गवर्नर है। याद रखना, तुक्का नहीं मारने का, याद रखने का, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर, अब मैंने बोला ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, आपने भी ये समझ लिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर के फॉर्म में ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। आप जैसे समझिए कि मैं राष्ट्रपति हूं, मैं तो मतलब नहीं हूं, पर मान लीजिए कि मैं राष्ट्रपति हूं और मैंने एक अपना पर्सन स्टेट में बिठाया है, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो वो चीजें बार बार इन पे एलिगेशन लगते रहता है कि ये कौन है, तो एजेंट ऑफ सेंटर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर है, ठीक है, ये सेंट्रल बायस्ड चीजें हो रही है, ऐसी चीजें थोड़ी सुनने में आती रहेंगी, आप ध्यान रखना। एक्ट एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड सेरेमोनियल फंक्शंस। क्लियर है, याद रखना। सर्व एज द वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मेंटेनिंग फेडरल बैलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है, याद रखेंगे आप। हरगोविंद खुराना केस, फिर से केसेस, जो केस इंपॉर्टेंट है वो हमने पूरा कवर करने का कोशिश किया है। पीसीएस वाले बच्चे विशेष करके ध्यान दें, हालांकि अब तो एसआई वगैरह में पूछने लगा है, पर विशेष करके पीसीएस वाले बच्चे इसको रट्टा मारेंगे, केसेस पूछे जाएंगे आने वाले समय में और पूछे भी जा रहे हैं। हरगोविंद पंत केस क्या है, 1979, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉई और एजेंट ऑफ द सेंटर बट होल्ड एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। क्लियर है, इसमें जो एलिगेशन हम लोग बार बार लगा रहे हैं ना कि एजेंट ऑफ द सेंटर हैं या एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो इसमें हरगोविंद केस में क्लियरली बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो भाई ये अपना एक इंडिपेंडेंटली ऑफिस होल्ड करते हैं, इंडिपेंडेंट है, ये सेंटर ऑफ एजेंट नहीं है। फिर भी आपके एग्जाम में अगर लगाया जाए कि
इट इज अज्यूम दैट, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा माना जाता है कि सेंटर के एजेंट के फॉर्म में कौन काम करते हैं, तो गवर्नर आप लगा के आएंगे, क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि कई बार जब हम डीप स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो कोर फैक्ट को भूल जाते हैं, और जब हम कोर फैक्ट को भूल जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे आंसर, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन में हमारे आंसर गलत होने लग जाते हैं। ये मैंने खुद से महसूस किया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डीप स्टडी तो कीजिए, बट पैरेलली क्या कीजिए, आप एमसीक्यू मारते चलिए, काम हो जाएगा। देखिए, दिस लैंडमार्क जजमेंट स्टैब्लिश द गवर्नर्स ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्लियर है, यहां से गवर्नर एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब ये बोल दिया गया कि भाई जब इनका ऑफिस इंडिपेंडेंट है तो ऑटोनोमस बॉडी जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो कुछ सिमिलर है प्रेसिडेंट जैसा, पर देख लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल ये क्वालिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजनशिप कैसा, मैंने बताया है कि बाय बर्थ जरूरत नहीं है, सिटीजन होना चाहिए। मतलब कोई पर्सन है जिसको हमने सिटीजनशिप दे दिया है तो किसी भी तरीके के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो पहली फुर्सत में याद रखना है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है। एज रिक्वायरमेंट कितना है, 35 ईयर का एज कंप्लीट कर लिए हैं तो आइए, आपका वेलकम है। अपर एज लिमिट कहीं भी नहीं है हमारे पॉलिटी में, मतलब पॉलिटी में कहीं भी अपर एज नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। कई बार आप लोग न्यूज में सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका अब एज ज्यादा हो गया तो रिटायरमेंट के एज में आ गए हैं। कुछ भी मीडिया बात करती है, आप मत ध्यान दीजिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सीएम हो, ठीक है, या एमएलएज हो, एमपीज हो। हाँ, मिनिमम एज क्राइटेरिया जरूर है। तो गवर्नर के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, 35 साल के जवान अगर हैं वो, तो इसके बाद गवर्नर बन जाएंगे, और उसके बाद कभी भी बने रहे, भगवान करे 1500 साल जिंदा रहे तब भी बने रहेंगे। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। ये याद रखना। सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। रिकमेंडेशंस आप जानते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन को अच्छा करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन ने न्यूमरस रिकमेंडेशन दिए, जिनमें से कुछ गवर्नर के रिस्पेक्ट में रिकमेंडेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। होता क्या है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेट सिविल सर्विस वगैरह दोगे तो 2-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, या 7 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टेट में अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वहां पर शॉर्ट टाइम, जहां जहां शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, वहां पर पूछ देते हैं कि सरकारिया कमीशन का क्या रिकमेंडेशन था गवर्नर के रिस्पेक्ट में, ये बताइए। और ऐसा नहीं है तो फिर हम प्रीलिम्स में जाएंगे, और प्रीलिम्स में पूछेंगे कि कौन सा सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं था, और 1 2 3 4 5 ऐसा करके ऑप्शन बनाते हैं। बीआरपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो देखेंगे वहां तो 5-5 ऑप्शन देते हैं ये लोग। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होते हैं। एमपीपीएससी दे रहे हैं तो 4 होते हैं, पीसीएस वगैरह भी आप देख लीजिए। तो ये चीजें चलते रहती हैं। तो देखिए, किस लिए बनाया गया था सरकारिया कमीशन, तो सेंटर स्टेट रिलेशन को के लिए बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन तो पहला यही पूछ दिया जाएगा, सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है, कब बना था ये। तो ये भी याद रखना कि 83 से 88 तक बनाया गया था। इधर हमने डेट शायद नहीं डाला है, ठीक है, आप याद रख लेंगे। हमने कई बार देखा, द कमीशन सजेस्टेड एडिशनल क्राइटेरिया टू एंश्योर ऑफिसेस डिग्निटी एंड इफेक्टिवनेस। क्लियर है। तो सरकारिया कमीशन, थोड़ा सा आप चीजें याद रखेंगे। क्या होता है ना, कई बार कि इनके ईयर वगैरह भी पूछ देते हैं। तो 83 से 88 का वो है, ईयर है, याद रखेंगे। एमिनेंट पर्सन, मतलब हम उसी को बनाएंगे जो एमिनेंट पर्सन हो। कैसे, डिस्टिंग्विश्ड इन सम फील्ड ऑफ नेशनल लाइफ। याद रखना, ऐसा मतलब जो राष्ट्र के लिए कोई खतरनाक काम किया हो या बहुत फेमस आदमी हो, उसको बनाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। शुड बी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट या द स्टेट टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी। आप जानते हैं गवर्नर का पोस्ट जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गवर्नर बायस्ड नहीं हो सकते। तो गवर्नर का पोस्ट जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल पोस्ट है तो सबसे बेहतर क्या हो, जैसे मान लो कि मैं बिहार से हूं, ठीक है, और मुझे उठा करके महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया जाए। गलत जगह बन रहा हूं, अच्छा नहीं, ठीक जगह बन रहा हूं, बढ़िया है। तो महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया जाए। अब महाराष्ट्र का मैं गवर्नर अगर बन गया तो क्या होगा, मेरे को महाराष्ट्र से बहुत वहां की पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, नो डाउट, देश मेरा है तो राज्य भी
मेरे साथ है, मैं उस राज्य के साथ हूं, मैं देश का निवासी हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मतलब पॉलिटिक्स से लगाव नहीं है, तो मैं हर वो अच्छा काम करूंगा जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। अगर मैं मान लो कि महाराष्ट्र का हूं और महाराष्ट्र में ही गवर्नर बना दिया गया, तो क्या होगा, वहां की पॉलिटिक्स का बायसनेस मुझ में दिखेगा। कुछ एक हो सकता है कि एक आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करने लग जाऊं, तो वो चीजें क्या होगी, न्यूट्रल नेचर को मेरे खराब करेगी। तो इसलिए इनने क्या कहा है कि वो आउटसाइड द स्टेट होने चाहिए, मतलब आउटसाइड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, जिस भी स्टेट में उनको अपॉइंट किया जा रहा है। मस्ट बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल कनेक्शंस। क्लियर है? कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टी में बहुत लंद फंद दुनिया दीवाना करने वाले आदमी नहीं हो, नेता नगरी वाले आदमी नहीं हो, तो गवर्नर बनाया जाए। मतलब कुल मिलाकर के जैसे मान लो कि कोई डीप फॉलोअर ऑफ सर्टेन पार्टी है, अब उस सर्टेन पार्टी का डीप फॉलोअर हो गया, तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी को सिद्ध करने में, इनको सिद्ध मुनि भगवान बोलते हैं मेरे भाषा में, तो ये क्या करेंगे, भगवान जी अपनी सिद्ध मुनिता प्रसिद्ध करते रहेंगे, मतलब जो बात इनको प्रूफ करना है वो कर देंगे। जैसे मान लो कई बार मैं देखता हूं तो कोई कांग्रेस का फॉलोअर है तो वो कहेगा कि कांग्रेस सर्वोपरि, कोई बीजेपी का फॉलोअर है तो वो बोलेगा बीजेपी सर्वोपरि, क्या किया है कांग्रेस ने, बीजेपी वाले बोलेंगे क्या किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस वाले बोलेंगे क्या किया है बीजेपी ने। ये हालांकि बड़े नेता नहीं बोलते, ऐसा मैंने नहीं देखा कभी बहुत कुछ करते हुए, पर हाँ जो लोकल लेवल पे चाय की दुकानें होती है ना, वहां तो पटका पटकी भी होते हुए देखा है मैंने कई बार, कि तुम्हारे नेताजी बुरे तो तुम्हारे नेताजी बुरे। ठीक है, मतलब शब्दों का पटका पटकी हो सकता है, लड़ भी रहे हो, कोई भरोसा नहीं। should not be actively involved in politics before appointment। क्लियर है? और अगर मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ऐसे आदमी को अपॉइंट करो जो करंटली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, प्रेफरेबली should not belong to the ruling party at the center। बट ऑब्वियस है, इतने देर हम प्रवचन ही यही दे रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 चीजें याद रखना, लाइन वाइज लाइन रट लो, एग्जाम में मजा आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो जहर ढोल दोगे एग्जाम के लिए। चलो, these recommendations aim to preserve the constitutional character and neutral role of the governor's office। क्लियर है? मतलब मजा आ जाएगा, पूछ दे कि गवर्नर का ऑफिस कैसा है, तो भाई न्यूट्रल है ये, इनको किसी से कोई मतलब नहीं, बस जनता के भला से मतलब है। जो भी लॉ बनेगा उसको बराबर देखेंगे कि ठीक ठाक है कि नहीं, और नहीं होगा तो धीरे से जेब में मुड़ कर रख लेंगे। बोलो क्या करना है, ऐसी बात है। ठीक है, ओथ, कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड इम्यूनिटीज। देखिए ओथ और अफर्मेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे यहां से क्वेश्चन के बम्बार चल रहे हैं अभी, जो जहां से स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मैंने बता ही दिया है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है मैं एक लाइन में कहता हूं मेरी तरफ से छोड़ दो, मतलब मेरे को जो लगता है आपको लगता है तो वो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो द गवर्नर swears to faithfully execute the office, preserve, protect and defend the constitution and serve the people of the state। ठीक है, administered by the chief justice of high court और the senior most judge available। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये संविधान और उनकी व्यवस्थाओं को कायम रखने का ओथ लेंगे, और साथ में किसके सामने ये शपथ इनको कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन से? उस रिलेटेड स्टेट के हाई कोर्ट। अगर मान लो चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट जो भी होंगे वो अपॉइंटमेंट दिलाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है, हमारे दिमाग में क्या आएगा, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो वही ओथ दिलवाएंगे, आएंगे प्रेसिडेंट साहब। 28 स्टेट घूमना, यूटीज घूमना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो ये व्यवस्था इसलिए बनाया गया कि जो भी उस स्टेट के वो होंगे अपने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो अपॉइंटमेंट कर देंगे, मतलब वो अपॉइंटमेंट सॉरी ओथ दिलवा देंगे, और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट जो भी होंगे वो आकर के ओथ दिलवा देंगे। ठीक है, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कोई भी, मैंने अभी इतने देर से यही तो प्रवचन दिया हमने, सरकारिया कमीशन, कितनी अच्छी बात है। आए थे सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड दिया था, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। मान लो अपॉइंट कर भी लिया गया तो जिस समय वो ज्वाइन कर रहे हैं उस समय पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं होने चाहिए, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहीं के भी मेंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी लाभ के पद को भी ये होल्ड नहीं करते हो। लाभ का पद क्या है बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़ाया है, वहां जाकर के देख लीजिए। बहुत समय वेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो बोर होंगे कि एक ही चीज रोज 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 गोल 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 गोल, ऐसी बातें हैं। एंटाइटल टू ऑफिशियल रेजिडेंस राजभवन। क्लियर है? जितने भी गवर्नर हैं उनको एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिला हुआ है, और इसका कोई उनसे भत्ता, किराया कुछ भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, फ्री है ये।
सैलरी मिलेगा, ठीक है, अलाउंस मिलेंगे, जैसे मोबाइल फोन जो भी यूज कर रहे हैं वो, गाड़ी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये सारी चीजें इनको मिलेगी, ट्रीटमेंट मतलब बीमार उमार पड़े तो, ठीक है, फिक्स बाय पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कि फिक्स किया जाएगा। सैलरी इंक्रीज्ड इन, पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, अभी याद रखना, इंक्रीज्ड इन 2018 फ्रॉम 1,10,000 टू 3,50,000 पर मंथ। क्लियर है? अभी 3.5 लाख रुपया महीना उठा रहे हैं, ठीक है, क्या गजब की सैलरी है भाई। एमोलमेंट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर। क्लियर है? बुला लो, अपॉइंट कर लो, लेकिन जब तक वो उस पोस्ट पे बने हुए हैं पैसे कम मत करना 1 रुपए भी, ठीक है ना? क्यों? ताकि फेयरलेस काम करें, टेंशन नहीं रहे, 3.5 लाख मिल रहा, और क्या चाहिए। इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस, एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। अब इनके द्वारा कोई भी जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उसके लिए कहीं भी इनको सूट नहीं किया जाएगा, मतलब सूट मतलब वो वाली सूट नहीं, कोर्ट में नहीं पहुंचाया जाएगा, ठीक है? तो गड़बड़ कर दो तुम लोग कुछ का कुछ। कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, ना ही इनको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही इनको जेल में डाला जाएगा। अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा तो जेल में कैसे डाला जाएगा, ये समझो, तो वो नहीं होगा। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड ड्यूरिंग द टेन्योर, कोई भी तरीके का इन पे क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है, याद रख लेना, रट्टा मार लेना, एग्जाम में आएगा। सिविल केस, जी हाँ, हो सकता है, प्रोसीडिंग अलाउड, कब? ओनली आफ्टर 2 months प्रायर नोटिस रिगार्डिंग नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स। क्लियर है? अगर क्रिमिनल केस नहीं होगा, कतई नहीं होगा, सिविल केस हो सकता है। सिविल केस कैसे होगा? तो 2 महीने के प्रायर नोटिस पहले, मतलब इनको नोटिस देना पड़ेगा कि आपका 2 महीने बाद हम आपको इस केस में, ये सिविल मैटर है, इसमें हम आप पे केस चलाएंगे, ठीक है? तो 2 महीने पहले इनको नोटिस दिया जाएगा। सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटते रहो, गाना गा के बोल रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। पावर क्या है, फंक्शन क्या है? बहुत पावर है, देखो क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है। पहली फुर्सत में क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर के निम्न में से कौन से पावर नहीं हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बहु उत्तरीय प्रश्न, क्या बहुत प्रश्नीय उत्तर, कुछ तो ऐसा बोलते हैं, देख लेना जो भी बोलते हैं वो, ठीक है, या वैकल्पिक क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-4 ऑप्शन ऐसा वाला। देखो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट पीएससी मेंबर, एक्ट एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। बहुत लफड़े वाला बात, चांसलर ऑफ स्टेट के लिए वेस्ट बंगाल और बाकी चीजें याद कीजिए। बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर जब सेंट्रल लेवल पे कहीं ऐसा काम कर सकते हैं तो सीएम क्यों नहीं? बिल पास करके गवर्नर के पास जाएगा, बोलेगा ठीक है इधर लाओ, जेब में रखो, भाग में जाओ, भागो यहां से, हो गया तुम्हारा जय बल्ले बल्ले, ठीक है? तो याद रखो, कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम ऑन स्टेट अफेयर। कुल मिलाकर के देखो, चीफ मिनिस्टर हमने पढ़ा है कि, या पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। किसके एड एंड एडवाइस से? तो चीफ मिनिस्टर से, मतलब चीफ मिनिस्टर जिसको बता देंगे वो मिनिस्टर बना दिया जाएगा। क्लियर है? ये याद रखेंगे। और उसके बाद जो भी मोटे तौर पे याद रखना है कि राज्य सरकार की जितनी भी ज्वाइनिंग आती है ना, वो सारा गवर्नर के नाम से आता है। जैसे मान लो कि मैं आज कांस्टेबल बन जाऊं, तो कांस्टेबल की भी जो ज्वाइनिंग आती है उसमें साइन किसका होता है? गवर्नर साहब का होता है। ऐसे याद रखो, थोड़ा सा काम आपका मतलब बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। चीजें याद तो करनी है, समझनी ही है, लेकिन कभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाना हो, माइनस मार्किंग नहीं हो तो क्या करोगे? तो याद रखना कि स्टेट का मामला है गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है प्रेसिडेंट। क्लियर है? देखो, समन, प्रोरोगेट, डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पहली बैठक होती है उसको बुलाना, उनमें पहला भाषण जो होता है, अभिवादन जो होता है, वो किसका होता है? तो वो गवर्नर का होता है। हिंदी शब्द थोड़ा देख लेना, पर मिला जुला के कुछ ऐसा ही है, ठीक है? और कभी भी वो हाउस को बोलेंगे कि आज चलो, ठीक है, आखिरी भाषण भी इन्हीं का होगा। उसके बाद डिसॉल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर चीफ मिनिस्टर बोल दें तो, ठीक है? एड्रेसेस लेजिस्लेचर एंड सेंड मैसेज। मैंने बोला था कि जब लेजिस्लेचर का पहला बैठक होता है तो उसको एड्रेस कौन करता है? गवर्नर करते हैं। मैसेज भेजते हैं। नॉमिनेट्स मेंबर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितना? ये पूछा जाएगा, 1/6 मेंबर। क्लियर है? नॉमिनेटेड होते हैं
कैसे होते हैं? तो वो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। इसमें एक चीज और है, कोऑपरेटिव से भी लोग आएंगे, कोऑपरेटिव, याद रखना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, तो कोऑपरेटिव के भी लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। असेंट टू द बिल और रिजर्व देम फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। या तो बिल पे साइन कर दिए, बढ़िया है, खुद ही होल्ड कर लिए और बढ़िया है, कैंसिल कर दिए, चलेगा। मतलब बिल, असेंट टू द बिल के जो प्रेसिडेंट के पावर है वो सब इनके पास भी वैसे ही कुछ मिलते जुलते हैं। एक चीज और है कि ये किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, क्लियर है। और जब ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर देते हैं तो इनमें फिर इनका कोई पावर नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। फाइनेंशियल पावर क्या है? इंश्योर बजट इज लेड बिफोर लेजिस्लेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना। जनरली जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट सेंट्रल गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो लेट बिफोर लेजिस्लेचर, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ओनली विथ रिकमेंडेशन, ठीक है। मतलब मनी बिल जो भी आएगा वो स्पीकर होल्ड कर देंगे अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके लिए? तो वो गवर्नर के कंसिडरेशन के लिए, मतलब गवर्नर के पास पहले जाएगा, वो अप्रूव करेंगे तो ही आएगा। इसीलिए मनी बिल को वो साइन करने से मना नहीं कर सकते, या उस पे सस्पेंसरी वीटो जैसा कुछ कारण वो नहीं लगा सकते, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट नीड्स प्रायर अप्रूवल, ठीक है। वहां भी डिमांड ऑफ ग्रांट किससे लिया जा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो लिया जा रहा था प्रेसिडेंट से, यहां पर गवर्नर से। देख लो, सेम पावर है, ठीक है। मेक्स एडवांसेस फ्रॉम द स्टेट कंटीजेंसी फंड, ठीक है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर। गवर्नर जो है वो हर 5 साल में स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझाता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज, गवर्नर से आप भटक जाओगे। एक्सरसाइजेस पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 161, बहुत इंपॉर्टेंट है। 161 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है? हाँ जी है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि कोर्ट मार्शल के केस में नहीं है। अब देखिए क्या क्या है, सेम वैसा ही जैसा हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के लिए। फॉर द स्टेट लॉ ऑफेंसेस, आप जानते हैं अपने राज्य के दायरे में ही करेंगे। पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूटेशन, अगर ये देखना हो तो जाइए प्रेसिडेंट में डिटेल में देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं होता है, सजा को माफ करना, सजा के तरीके को बदल देना, कुछ समय के लिए होल्ड कर देना, ठीक है, या कम कर देना, क्लियर है। कंसल्टेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, जब भी हाई कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ना तो कौन करते हैं? ये ध्यान रखना, इनसे कंसल्ट किया जाएगा। कौन करता है? आपका होमवर्क है, याद कीजिए और कमेंट कीजिए। खतरनाक वाला नहीं, अच्छा कमेंट करना है। अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये याद रखना कि ये गवर्नर साहब करते हैं। उसके साथ एक चीज और है कि किससे? तो हाई कोर्ट से तो करेंगे ही, साथ में पीएससी जो है ना उससे भी करना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगा स्टेट पीएससी, उससे भी किया जाएगा, ये याद रख लेना। लेजिस्लेटिव एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है? असेंट टू द बिल, आर्टिकल 200, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। असेंट टू द बिल के लिए क्या क्या पावर है इनके पास? चलिए शुरू करते हैं। पहला, नंबरिंग डाल दिया है, बहुत बढ़िया। यहां पर आपके एमसीक्यू के पूरे एकदम फॉर्मेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। गिव असेंट, कुल मिलाकर के क्या है भाई? एक बिल पास हुआ स्टेट लेजिस्लेचर से, वो आया किसके पास? गवर्नर के पास, उनने साइन कर दिया, वो एक्ट बन गया, लागू हो गया, काम खत्म, बिल अब कुछ करना ही नहीं है, तो बिकम्स एन एक्ट। विथहोल्ड असेंट, बिल लैप्स। अरे भाई बिल को विथहोल्ड कर लिया, जेब में डाल लिया, बोले कोई बात नहीं पढ़ो, तो बिल पास ही नहीं होगा। रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, जैसे मान लो कोई बिल आया है और इनको लगता है कुछ उसमें चेंज वगैरह करना है तो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो मनी बिल है ना उसको रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मनी बिल को रिटर्न? पहले ही उनसे पूछ के आया है। अब आप बाजार जा रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं पिताजी से कि पिताजी आलू ले आऊं या भिंडी ले आऊं, वो बोले बेटा भिंडी ले आना, और भिंडी ले आया, उसके लिए वो बोले आप भिंडी क्यों ले आया 2-4 पर, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा? एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को छोड़ करके रिटर्न कर सकते हैं, किसके लिए? रिकंसिडरेशन के लिए, याद रखिए। रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, एक्स्ट्रा पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है ना, तो वो किसके लिए रिजर्व करेंगे? इनके ऊपर प्रेसिडेंट अंकल हैं या आंटी हैं, जो भी है, मतलब हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं, तो ठीक है।
तो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के लिए ये रिजर्व कर सकते हैं रिस्पेक्टेड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो इनको लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर का कोई वायलेशन हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा या कोई ऐसा मैटर है जो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना ही चाहिए, तो उसको क्या कर देंगे, बिल को मैंडेटरी इफ बिल एंगेज हाई कोर्ट्स पोजीशन। क्लियर है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत। और कोई भी बिल ऐसा जो फेडरल उसके लिए है तो ये रिजर्व कर देंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अब फिर बिल जब एक बार रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट के पास चला गया, अब इनके पास कोई पावर नहीं है, प्रेसिडेंट की इच्छा जो करे। क्लियर है, चलिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो। ये तो गजब बात हो गई, आएगा और अगर आएगा तो ठीक है, देख लो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई तुरंत लॉ की जरूरत होता है, मतलब जैसे मान लो अभी इमीडिएट कोई लॉ चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाउस है, मतलब जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा की सीटिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा उस समय, या दोनों हाउस की सीटिंग नहीं हो रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इमीडिएट उसको ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, वो लागू हो जाएगा, और जिस दिन हाउस की सीटिंग स्टार्ट होगी विद इन 30 डेज उसको रख दिया जाएगा वहां पे। सेम सिचुएशन कहां है, तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास है, ठीक है। द गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। क्लियर है, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। दो बातें हैं यहां पर, पहला क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो किस में नहीं है बेटा, सेशन में नहीं है। अगर सेशन में है तो फिर बिल बनाओ ना, पास करवाओ ना, टेंशन खत्म करो, एक ही बार लॉ लगा दो। और इमीडिएट एक्शन, मान लो अगर वेट करने वाली स्थिति नहीं है, वो एक तो हाउस सिटिंग में नहीं है अपने, और दूसरा एक्शन भी जरूरी है, तो दोनों कंडीशन अगर बन गया तो फिर क्या करेंगे, दीज ऑर्डिनेंस कैरी द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ये एक्ट लागू कर दिया जाएगा, ऑर्डिनेंस लागू कर दिया जाएगा, और ये काम कैसे करेगा, तो एग्जैक्टली एक्ट जैसा काम करेगा जो लेजिस्लेचर बनाता है, और गवर्नर उस पर साइन करते हैं और जनता पे लागू हो जाता है, या जहां भी लागू होना है। क्लियर है, देखिए की फीचर्स क्या है, वैलिड फॉर 6 वीक्स आफ्टर असेंबली ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर हुआ तो 6 हफ्ते के अंदर अपने आप लैप्स कर जाएगा, पहली बात। कैन बी विड्रॉ एट एनी टाइम बाय गवर्नर, 6 महीने का जनरल लाइफ होता है, याद रखना। अगर गवर्नर को लगता है, और जैसे हाउस की सेटिंग होगी 6 वीक के अंदर, और अगर मान लो गवर्नर को लगता है 12 बजे रात में उठ करके कि अभी नहीं लागू करना है, इसको ऑर्डिनेंस हटाना है, तो हटा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मस्ट लेट बिफोर द लेजिस्लेचर व्हेन इट रिसेंबल। क्लियर है, जैसे ही लेजिस्लेचर रिसेंबल होगा उसके पास इस बिल को या इस ऑर्डिनेंस बिल को रखा जाएगा कि देखिए भाई एक ऐसा ऑर्डिनेंस लगा हुआ है, अब इसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, ये चलने दें या रोक दें, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरी चीज, सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज रेगुलर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है, देख लेना। डीसी वाधवा केस, फिर से वही बात बार बार। डीसी वाधवा केस में क्या कहा गया, तो बिहार एक राज्य है बदमाश सा, ठीक है, या बदमाश सा पता नहीं, पर है। वहां पर क्या हो रहा था कि ऑर्डिनेंस लगा लगा के भर भर का ऑर्डिनेंस लगा रहे थे, और इस कदर लगा रहे थे कि एकदम मचा रखा था इन ऑर्डिनेंस का, ठीक है। तो डीसी वाधवा केस आया 1986 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनो बे, ऐसा कहा नहीं, ऐसा सुनो बे नहीं कहा, बोला द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिपीटेड रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर लेजिस्लेचर, ठीक है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, लगातार लगा रहे हो ना बिना लेजिस्लेचर में रखे, तो ये फ्रॉड है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा है, गद्दारी है, नहीं होगा ऐसा। क्लियर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और यहां से एक नई दिशा मिली होगी गवर्नर को कि बार बार ऑर्डिनेंस को लगा करके, हो सकता नहीं किसी चीज को ऐसा लगा दिया गया ऑर्डिनेंस के फॉर्म में जो जनता के लिए बुरा हो, या मान लो कुछ भी जबरदस्ती लगाया जा रहा है, तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, भाई मजा आया इसका मतलब ये थोड़ा ना गायब हो जाना है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर क्या है, तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, पावर एक्सप्रेसिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर गवर्नर मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर है, ये ध्यान रखना, इनका अपना डिस्क्रिशनरी कुछ खुद के सूझबूझ से भी तो होता है, उनका अपना पर्सनल पावर, जैसे रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, पहली बात पढ़ चुके हैं हम ये। दूसरी बात, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन सर्टेन स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति शासन के लिए डिमांड कौन करता है, कौन रिकमेंड करता है, राष्ट्रपति को, तो गवर्नर करते हैं कि आर्टिकल 356 लागू कीजिए साहब, ये प्रेसिडेंशियल पावर है, आर्टिकल 356 याद रखना, ठीक है। यहां गवर्नर में हमने क्यों लिखा है
क्योंकि आर्टिकल 356 को लागू करने के लिए डिमांड कौन करता है? गवर्नर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो स्टेट की है वो फेल हो गई है, अब आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। तो ध्यान रख लेना यहाँ पर कि 356, 352, 360 ये तीनों इमरजेंसी हैं, और इमरजेंसी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। हाँ, रिकमेंडेशन का पावर किसके पास है? 356 में गवर्नर के पास है, ऐसे याद रख लो। एक्टिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, बहुत सिंपल बात है कि यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में यूनियन टेरिटरी में ये काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। फंक्शंस अंडर द 6th शेड्यूल इन ट्राइबल एरियाज। आप जानते हैं पहले जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी भी होते हैं, तो जो ट्राइबल एरिया है ना, वहां पर अलग से मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं ये। उसके साथ क्या होता है कि ट्राइबल एरिया का पूरा देख रहे गवर्नर। ट्राइबल एरिया का डिसीजन कौन लेता है कि कौन सा एरिया ट्राइबल एरिया होगा? तो प्रेसिडेंट लेते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आएंगी। सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। पावर एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रिक्वायर्स जजमेंट। क्लियर है? अगर लगता है तो सिचुएशन के बेसिस पे भी ये कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन हंग असेंबली। जब हंग असेंबली जैसी सिचुएशन हो, मतलब कोई भी पार्टी को बहुत मेजोरिटी नहीं मिल रही हो या मेजोरिटी की पार्टी नहीं हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये चीफ मिनिस्टर को अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और बोलेंगे कि विद इन 30 डेज फ्लोर टेस्ट में उसकी मेजोरिटी पास करो। किसमें? मतलब मेजोरिटी प्रूफ कर दो, कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली व्हेन गवर्नमेंट लूजेस मेजोरिटी। अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी सिचुएशन आ गई, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी है उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो क्या होगा? असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। टेस्टिंग फ्लोर मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ये हो चुका है एक बार, ठीक है, कांग्रेस की सरकार चली गई। होता क्या है कि जैसे मान लो कि लगता है रात में कुछ लोग हैं, जैसे मान लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर हैं एक्स, ठीक है, अब 60% सीटें मान लो किसी एक रूलिंग पार्टी के पास है और 40% सीटें बहुत में, मतलब सिंपल ऐसा होता नहीं है, बाकी वो कहां जाएंगे बेचारे निर्दलीय लोग और लोग। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, तो 40% सीटें किसके पास है? ऑपोजिशन के पास है। और ऑपोजिशन ने रातों रात क्या किया? 20% लोगों को इधर खींच लिया। अब इनके पास 60% हो गए। अब 60% लोग इनके पास हो गए, तो धीरे से कुछ लोग उठ के जाएंगे किसके पास? गवर्नर के पास, और जाकर के क्या बोलेंगे कि गवर्नर साहब रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस में नहीं है, अब मतलब मेजोरिटी में नहीं है। बोले कैसे? बोले हम खुद आए हैं बताने आपको, देखिए। तो फिर क्या होगा? अगले दिन ये बोलेंगे चलो कल आता हूं मैं क्लास लेने। तो वहां पर ये फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो सरकार गिर जाएगी, ध्यान रखना। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट लूजेस कॉन्फिडेंस। बट अब ये कॉन्फिडेंस अगर लूज कर दिया तो डिसमिस कर दिया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गिरे हुए माना जाए, मतलब सरकार गिरी हुई मानी जाएगी, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर हैज बीन मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नर्स रोल। क्लियर है? बट अब ये इतने सारे पावर हैं तो वहां पर बार बार कंट्रोवर्सी होती रहेगी कि अपने मन से ही ये हो जा रहा है, अपने मन से ही वो हो जा रहा है, ठीक है। ऑफन लीडिंग टू डिबेट अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी। क्लियर है? ये भी होगा कि कई बार ऐसा एलिगेशन लगेगा कि गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है स्टेट को। क्लियर है? ऐसा एक राज्य में कुछ दिन पहले हुआ था कि गवर्नर को सीएम के काम अच्छे नहीं लग रहे थे और फिर रोड पर बैठने वाली जैसी कोई सिचुएशन आ गई थी। अब पता नहीं, कुछ ऐसा ही था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो बोलूंगा नहीं। क्रिटिकल इशू एंड कंक्लूजन क्या है? कंटेम्पररी चैलेंजेस क्या है भाई? द ऑफिस ऑफ गवर्नर फेसेस सेवरल चैलेंजेस आइडेंटिफाइड बाय द सरकारिया कमीशन। फिर से ये पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। कॉन्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन ने बताया कि कुछ भाई दिक्कतें चलती हैं, और वो देखिए क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कंट्रोवर्सी इन हंग असेंबलीज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजोरिटी। बट अब जैसे आप कैसे डिसाइड कर लिए कि मेजोरिटी में कौन है या कौन सीएम बनने लायक है? तो वो बार बार डिबेट होता रहेगा, ऑपोजिशन जो भी उस समय होगा वो हंगामा करता रहेगा। टेस्टिंग मेजोरिटी, डिस्क्रिशन इन कॉलिंग फॉर फ्लोर टेस्ट एंड टाइमिंग कंसिडरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, पोटेंशियल मिसयूज ऑफ फेवर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये सब चलेंगी चीजें थोड़ी बहुत। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, एलिगेशन ऑफ सेंटर बायस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन रिपोर्ट्स। क्लियर है? मतलब ऐसा एलिगेशन लगेगा कि भाई आप
सेंट्रल गवर्नमेंट के बायस्ड हैं, आपको जब लग रहा है कि सरकार को गिराना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आप रिकमेंड कर दे रहे हैं कि इसका 356 लगाने का, सॉरी 356 लगाने का, और वो लगा करके प्रेसिडेंट रूल लगा करके आप वहां पर पूरा पावर आपके पास आ जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो पूरा प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, आप ये देखना, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ बिल, बिल को जब आप कभी भी रिजर्व कर देते हैं या प्रेसिडेंट के पास पहुंचा देते हैं या खुद भी होल्ड कर लेते हैं, तो क्या होता है, कई बार बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है? द गवर्नर सर्व एज अ वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। बट ऑब्वियस है, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर रिलेशन अच्छे रखने हैं तो गवर्नर बहुत तगड़े हैं और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंश्योरिंग फेडरल बैलेंस इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्लियर है। व्हाइल अ नॉमिनल हेड, द गवर्नर एक्सरसाइज क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी ड्यूरिंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मेकिंग द ऑफिस indispensable for maintaining democratic governance, क्लियर है। द रोल मस्ट रिमेन न्यूट्रल, आप जानते हैं ये होना चाहिए कि उनका रोल जो है वो न्यूट्रल हो, ठीक है, डिग्निफाइड हो एंड नॉन पार्टीशन हो, टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक एंड फेडरल स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। वर्ड ऑब्वियस है, फेडरल स्पिरिट को बनाने के लिए इनको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, डिग्निफाइड रहना पड़ेगा, नॉन पार्टीशन रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बायसनेस के साथ काम नहीं करें, अच्छे से काम करें तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर हमारे जो गवर्नर का पोस्ट है ये कंप्लीट होता है। एमसीक्यू जरूर लगाना, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।